है कॉमरेड्स, अब रेलवे को बेच रहा है। रेलवे फैक्ट्रीज प्रोडक्शन यूनिट्स को कारपोरेटाइज करने का चक्कर में है। रेलवे हॉस्पिटल को बेच रहा है, रेलवे स्कूल्स को बेच रहा है। अब डिफेंस के बारे में कॉमरेड तपंदा बताया, हम भी सुबह आपको बताया। हम लड़ाई में हैं, हम संघर्ष में हैं। 220 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तब ब्रिटिशर्स ने छोड़ के गया, उस समय 17 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, अभी 41 फैक्ट्रीज है हिंदुस्तान का अलग अलग जगह में। तो डिफेंस के लिए काम कर रहा था ना। अब तब राजीव गांधी था, उन्होंने बताया आर्मी नेवी एयरफोर्स का बाद हमारा देश का सुरक्षा का 4th फोर्स है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। अभी उसको बेच रहा है, 7 टुकड़ा कर दिया। हम लोग ने अभी एक साल हो गया कॉर्पोरेटाइजेशन का बाद, मद्रास हाईकोर्ट में हम लड़ रहा है। ट्रेड यूनियन का आंदोलन भी चल रहा है। एडसा लेके आया, एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट, हड़ताल को क्रिमिनलाइज किया। हड़ताल करेगा तो एक साल सीधा जेल, अरेस्ट वारंट का भी जरूरत नहीं है। अभी संविधान का दिन हम लोग बनाया 26 नवंबर, तब 1949 में संविधान पास हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसका दिन का मेमोरी में हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया। उसमें बाबा साहेब ने लिखा आर्टिकल 311 का अनुसार कोई भी सरकार कर्मचारी को बिना अपॉर्चुनिटी, बिना चार्जशीट, बिना इंक्वायरी आप नौकरी से निकाल नहीं सकता। लेकिन इस एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट में आर्टिकल 311 को भी सस्पेंड किया। यही तो परिस्थिति है। अभी हमने चैलेंज किया, हाईटेक अवर C2 ILO को कंप्लेंट किया। अभी 1 साल हो गया, खत्म हो गया, उसको एक्सटेंड नहीं किया। हम अभी हड़ताल का तैयारी में है अगला साल। इसलिए साथियों, परिस्थिति बहुत गंभीर है। द सिचुएशन इज वेरी वेरी सीरियस। नो सेक्टर इज बीइंग लेफ्ट आउट। हमने डिफेंस में एक बहुत बड़ा यूनिटी क्रिएट किया। AIDF का इनिशिएटिव में INTUC, BMS, कितना भी कैटेगरी एसोसिएशन से सबको एक मंच में लेके आया। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में लड़ाई किया। 1 महीने का हड़ताल का नोटिस दिया, 6 दिन हड़ताल किया, उसका बाद कंसिलिएशन में कुछ सेटलमेंट हुआ। लेकिन कोविड-19 को यूज करके, कोविड-19 का एडवांटेज लेके निर्मला सीतारामन जी ने टीवी में आके कोविड रिलीफ बताया। उस रिलीफ का अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन भी घुस गया। लेकिन दुर्भाग्य है कॉमरेड्स, तपन दादा ने इनडायरेक्टली बताया, हम डायरेक्टली बोल रहा हूं। इतना बड़ा यूनिटी हम लोग ने क्रिएट किया डिफेंस में। BMS आज भी है हमारा साथ। BMS तो है, आपको मालूम है BMS कौन है, RSS का है। लेकिन उसके बाद भी कॉर्पोरेटाइजेशन का इस लड़ाई में, संघर्ष में BMS अभी भी हम लोग का साथ है। सभी कैटेगरी एसोसिएशन हमारा साथ है। लेकिन दुर्भाग्य है INTUC का नेतृत्व ने सरकार का साथ सरेंडर होके उन्होंने कॉर्पोरेशन का फेवर में चिट्ठी दे दी। उसका नतीजा क्या हुआ कॉमरेड्स? वर्कर ने उसको पनिश किया। 1 अक्टूबर का बाद, 1 अक्टूबर से इस कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ। 1 अक्टूबर का बाद सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में वर्क्स कमेटी का चुनाव होता है अंडर आईडी एक्ट। 17 फैक्ट्री में चुनाव हुआ, 17 फैक्ट्री में वर्कर उसको पनिश किया, उसको वाश आउट किया, 1 सीट भी नहीं मिला। वर्कर ठीक है, वर्कर खराब नहीं है, नेता लोग खराब है। नेता लोग सरेंडर करता है सरकार के सामने, वर्कर कभी सरेंडर नहीं करता। वर्कर लड़ाई में है, आंदोलन में है, संघर्ष में है। इसलिए साथियों, इस अन्याय के खिलाफ में आप लोगों का ऊपर तो अटैक हो रहा है ना, रनिंग स्टाफ का ऊपर, उसका खिलाफ में आप लोग को फाइट करना पड़ेगा। आप फाइट कर रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा। अंतिम में NPS, हम किसको वोट डाल रहा है, MP MLA सब बना रहा है, उनको मिलेगा पेंशन।
हम उसको वोट डाल के एमपी बनता है, एमएलए बनता है, सब बनता है, मंत्री होता है, जब प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सब होता है, उनको मिलता है पेंशन विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। लेकिन हमारे लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। हमारा तनख्वाह में 10% बेसिक पे प्लस डीए हम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमारा पेंशन के लिए। लेकिन उतना हम कंट्रीब्यूट करने के बाद हमको मिल रहा 2000 पेंशन, हमको मिल रहा 3000 पेंशन। ये का कोई पेंशन है? अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट देता है 2000 रुपया विधवा पेंशन, 2000 रुपया ओल्ड एज पेंशन। लेकिन इधर हम 30 साल कंट्रीब्यूट करने के बाद, सरकार भी कंट्रीब्यूट करने के बाद हमको मिल रहा 2000 3000। ये कोई पेंशन स्कीम है? उसके खिलाफ में तो फाइट तो करेंगे, नहीं करेंगे कॉमरेड्स? यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कम टू द स्ट्रीट। हमने बहुत बड़ा एक मोर्चा अभी किया दिल्ली में, जंतर मंतर में 3000 डिफेंस वर्कर को मोबिलाइज करके एंटी एनपीएस धरना किया हमने। अभी ठीक है, एनजेसीए ने जॉइंट एक्शन काउंसिल, हमारा केंद्र सरकार कर्मचारी का, मिश्रा जी ने मीटिंग बुलाया। तब हमारा अधिवेशन था कानपुर में, इसलिए हम नहीं गया। डिसाइड किया उधर संघर्ष करने के लिए। लेकिन संघर्ष करना, एनपीएस के खिलाफ में हड़ताल करना है तो 2023 में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कब करेगा? अल्टीमेटली third time the BJP, if they want to come back to power, they have to go to the people. No, people are the supreme in a democracy. They have to go. अभी 4 स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आज सुबह का हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़िए, सरकार बोल रहा है पैसा तुमको नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनका कितना का, एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है वो जीपीएफ में आना पड़ेगा एम्प्लॉयज का। सरकार का कंट्रीब्यूशन सरकार का खजाने में जाएगा। लेकिन अभी पीएफआरडीए का स्टेटमेंट क्या है? हमारा पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। झूठ बोल रहा है ना। अभी सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद एक ऑर्डर इश्यू किया। 2003 में किसका सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, भर्ती उनको मिला 2004 में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, मे बी पुलिस वेरिफिकेशन डिले, मेडिकल फिटनेस डिले, नोटिफिकेशन सिलेक्शन तब दिसंबर का पहले खत्म हो गया। लेकिन उनको नौकरी मिला 2004 के बाद, उनका एनपीएस में रखा था। उसका खिलाफ में लोग कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। हम लोग नेशनल काउंसिल जेसीएम में फाइट करने के बाद सरकार ने एक ऑर्डर इश्यू किया। उस ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है, एम्प्लॉइज का पैसा विथ वॉट एवर रिटर्न दे गॉट इट विल गो टू द एम्प्लॉइज जीपीएफ। उनका नाम पर जीपीएफ अकाउंट ओपन करना है, वो पैसा उनको डिपॉजिट करना है। सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन है वो सरकार के पास जाएगा। ये तो कैसे किया विदाउट प्रोविजन? पीएफआरडीए में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, तो ये तुम कैसे किया? इसका मतलब झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता सरकार है। कुछ भी विषय में सच नहीं बोलता है। Therefore, comrades, you have to fight. एनपीएस के खिलाफ में, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में, ये 4 लेबर कोड अभी लेके 100 साल का आंदोलन है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। 1926 ब्रिटिशर के जमाने में, तब 1920 में एआईटीयूसी का जन्म हुआ। उसके बाद कितना लेबर कानून आया देश का आजादी के बाद। तब बाबा साहेब अंबेडकर लेबर मिनिस्टर था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये सब 90% प्रोविजन वर्कर का सुविधा में है। 10% तो ठीक है, एम्प्लॉयर का भी है, लेकिन उस सबको खत्म कर दिया। इंडस्ट्री का डेफिनेशन बदल कर दिया, वर्कर का डेफिनेशन बदल कर रहा है। 240 डेज के बाद परमानेंट करना है, वो प्रोविजन ही खत्म करके फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहा है। हमने सुबह बोला आपको, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट, अभी परमानेंट नौकरी आर्मी में किधर मिलेगा? आर्मी में आफ्टर ऑल फार्मर सन इज गोइंग टू द आर्मी एज ए सोल्जर, उन्हीं का डेथ ज्यादा होता है
बड़ा बड़ा लोग तो ऑफिसर बन के जाता है, उनका डेथ बहुत कम होता है। बिकॉज आई एम इन द डिफेंस, आई नो द ऑर्डिनरी सोल्जर इज द मैन हु सैक्रिफाइस द लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर ऑफ दिस कंट्री। इसलिए उसको तो पेंशन तो देना ही पड़ेगा। अब उसके लिए 4 साल के लिए अग्निवीर, 4 साल के बाद वो लड़का किधर जाएगा? वेयर ही विल गो? हु विल गिव हिम जॉब? इतना कमेंट है। बीजेपी का नेता बोलता है हमारा दफ्तर में उसको चौकीदार का काम मिलेगा। कितना घमंड है? तुमको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है करके तुम कुछ भी बोलता है। उनको नौकरी नहीं मिला तो क्या, हमारा बीजेपी का पार्टी ऑफिस में उसको चौकीदार का काम मिलेगा। तुम्हारा ऑफिस का चौकीदार का काम करने के लिए हमने देखा अभी कानपुर में कामरेड 2000 अग्निवीर को सेलेक्ट करने के लिए 3 लाख लड़का लोग आया। नौकरी नहीं है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारा पास आके रो रहा था, उनको मालूम हो गया हम उधर है करके। साहब ये क्या अन्याय चल रहा है, आप लोग कुछ करो हमारे लिए। आप डिफेंस का नेता है, डिफेंस में यह अन्याय हो रहा है, आप कुछ करो। तो इस देश में nobody is happy. Unemployment is in the peak. Job loss is in the peak. हंगर इंडेक्स में हम किधर है? हंगर इंडेक्स में 101 पोजीशन में था, अभी 160 में आ गया। बांग्लादेश पाकिस्तान भी आपका ऊपर है। यही सबका विकास है, ये सबका साथ है। इस इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। देयरफॉर कॉमरेड्स, ये केवल आपका गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशंस नहीं है। दिस इज नॉट ओनली द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। It is not only the biennial general body meeting of your union. It is going to be a conference. It is going to be a struggle. It is going to be an agitation which will decide the 2024 election. We have to do that because your contact is more with the public. Being in the railways, your dealings are more with the public. Ultimately, railway किसके लिए है? एक उदाहरण बोल के समाप्त कर रहा हूं। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 15 साल का पहले हमको नागपुर से जबलपुर जाना था। उस समय नागपुर टू जबलपुर देयर वाज नो डायरेक्ट ट्रेन। तो हमारा काम, जब हमारा नागपुर का कामरेड्स ने हमको एक ओमनी बस में बिठाया, टिकट बुक करके दिया, कामरेड बस में आप बैठिए, दिस बस विल टेक यू टू जबलपुर, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock यू विल रीच देयर। बिकॉज सुबह हमको 7 बजे एक जबलपुर का डिफेंस फैक्ट्री में मीटिंग था, गेट मीटिंग था, हमको जाना था। हमने बैठ लिया। अब 3 घंटे बस गया, एक पर्टिकुलर स्पॉट में रात 12 बजे पहुंच गया। सब पैसेंजर नीचे उतर गया, हम और एक आदमी था। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, गाड़ी उधर ही खड़ा है। पर हम सोचे क्या हो रहा है। पर हम लोग गया वो कंडक्टर के पास, वो बोला साहब अभी ये गाड़ी नहीं जाएगा, दिस बस विल नॉट गो टू जबलपुर। हम बोला क्यों? पैसेंजर नहीं है। अब 2 आदमी को लेके हम जबलपुर तक नहीं जा सकता। बोला हमारा टिकट तो जबलपुर तक है बाबा, आई हैव टू गो। हम दोनों आर्ग्यू किया। वो बोला नहीं साहब अब क्या करेगा, मालिक अलाउ नहीं कर रहा है, आपको इधर तक का टिकट फेयर हम लेंगे, बाकी पैसा वापस लेंगे, आप दूसरा कोई भी बस पकड़ के जाओ। अब किधर जाएगा रात 12 बजे? हाउ यू विल गो? Will it happen with Indian Railways? Yes. I purchased a ticket 350 rupees from Kanyakumari to go to Kashmir, Srinagar. From Kanyakumari, when the train reaches Nagpur, all the passengers have got down. I alone is there. The railway will tell me, Mr. Srikumar, you get down. ये गाड़ी नहीं चलेगा, आपको एक आदमी को लेके हम नहीं चलेगा। रेलवे बोल सकता है। Railway will take even a single passenger up to Srinagar because it is a public transport system. So उसको बचाना केवल रेलवे कर्मचारी का जिम्मेदारी नहीं है, इस देश का जनता का जिम्मेदारी है। Railway is for the people. Railway is for the common man. अब रेलवे प्राइवेटाइज करेगा, उनका प्लान में है, नेशनल रेलवे प्लान में है। एसी कोचेस पूरा प्राइवेट, केवल स्लीपर काच रहेगा गवर्नमेंट के पास। उसका मतलब लॉस मेकिंग पूरा गवर्नमेंट में, प्रॉफिट मेकिंग पूरा मालिक कॉर्पोरेट का हाथ में जाएगा। तो इस अन्याय के बारे में केवल हम लोग का इस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करने में काम नहीं होगा कॉमरेड्स।
we have to go to the public. After all, this property belongs to the public. This property belongs to the public. Railways belongs to the public. So a public movement, रेलवे को सुरक्षा करने के लिए, रेलवे को बचाने के लिए, we have to develop a movement with the public, so that the public will revolt. Public will tell the government, we cannot accept railway privatization. So उस कैंपेनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ रूपरेखा आपका अधिवेशन में बनाना पड़ेगा. आने वाला दिन हम लोग डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, बीएसएनएल, बैंक, इंश्योरेंस सभी लोग मिलके 2023 should be an year of struggle throughout the year to save the public sector, to save the government sector, to save the Indian Railways, to save the defense industry. With that pledge, with that commitment, your 2 days convention तो हो रहा है विजयवाड़ा में. It should come out with a Vijayawada declaration, and that will give the passage for us to travel that long journey with the target. तपन दादा ने बोला, आपका दुश्मन को आइडेंटिफाई करो. Who is your enemy? Identify. and उस एनिमी को बदल करने का रास्ता में जाइए. इतना बोल के आप सबको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद.